हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हम अनदर लेक्चर की बात करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखने वाले हैं केपलर्स लॉ। यार आप लोगों ने ये चीज़ तो देखी होगी, आपके दिमाग में ये डाउट आता होगा कि यार ये जो हमारी अर्थ वगैरह है ये किस तरीके से मतलब रिवॉल्यूशन करती हैं, किस तरीके से अर्थ हमारी घूमती है और ये हमारी सैटेलाइट्स मतलब किस तरीके से रुकी रहती हैं, वो हमारे मतलब अर्थ पे आके क्यों नहीं गिरती, क्या रीज़न है इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें ही इस तरीके के लॉज में होती हैं जो केपलर्स लॉ है, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी आपको समझा चुका हूँ। और आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं कि हम यहाँ पे दिल्ली पुलिस उसके लिए AWTPO के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जो कि आप लोगों को मैं जेन्युइन तरीके से बाकी फ़ोटो वगैरह सब दिखा के इमेजेस वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो आई होप कि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और साथ साथ में यार अपने नोट्स बनाते रहना, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार बात करने वाले हैं केपलर्स के थर्ड लॉ के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ हार्मोनीज। क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ हार्मोनीज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यार थर्ड लॉ के बारे में बात करूंगा तो ये बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ द एरिया। देखो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये इस तरीके का एक इलिप्टिकल शेप होता है जहाँ पे एक अर्थ मतलब सन होता है और यहाँ पे क्या हम होते हैं, हमारे साइड में प्लैनेट्स होते हैं। ये प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे रिवॉल्व्स कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, जो इसको रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा उसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस, जो इससे सन और अर्थ के बीच में, जो प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो अगर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगी तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस अगर यहाँ पे पास में होगी तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे ये जल्दी से रिवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जल्दी से निकल जाएगा, इसके पास से चक्कर लगा के जल्दी से रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि T इजिकल टू आर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भाई T को मैं बढ़ाऊंगा, रेडियस बढ़ाऊंगा तो टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। रेडियस कम होगी तो टाइम कम लगेगा डेफिनेटली। मतलब आप अच्छे से समझ के होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यही लॉ ये कहता है थर्ड लॉ इसके अंदर कि जो हमारा टाइम है, यह टाइम जो है T स्क्वायर इजिकल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा फॉर्मूला, T स्क्वायर इजिकल टू आर की आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी मतलब कि जितनी दूर मतलब सन से जो हमारा है ना प्लैनेट दूर होगा तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा उसको रिवॉल्व करने में, और पास में होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बाद में। ये चीज़ आपको देखो, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इन ईयर्स के अंदर। देखो ईयर्स के अंदर ही होता है ना। देखो हमारी जो अर्थ है, ये सन है हमारा बीच में, यहाँ पे हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी अर्थ घूम रही है, तो ये अर्थ ना यहाँ से पूरा चक्कर लेने में ना पूरा 1 साल लेती है। पूरा 1 साल 365 दिन वहीं जब कंप्लीट होते हैं तो हमारा साल कंप्लीट होता है। उसके बाद में आर से बात करता हूँ तो सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये क्या मीन डिस्टेंस होती है, ये ना जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच में, जो मीन डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, मीन डिस्टेंस या फिर सेमी एक्सिस मेजर बोलते हैं इसको। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं यार, की पॉइंट्स ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उनको अच्छे से नोट कर लिया करो और उन पे थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, देखो planet that are farther from the sun and take more time to complete the one orbit। यही चीज़ मैंने बोली आप लोगों को, ये हमारा इलिप्टिकल साइड में ऑर्बिट है। ठीक है, दो दो तीन तीन बार समझाता हूँ यार आप लोगों को इस तरीके से। और ये हमारा सन है और यहाँ पे हमारी क्या चीज़ आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी भाई। ठीक है, तो जो फार्दर का मतलब है कि दूर, जब हमारा प्लैनेट दूर होगा सन से तो क्या करेगा, ये मोर टेक टाइम लेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है। जब रेडियस ज़्यादा है, रेडियस इज इक्वल टू टाइम है, तो रेडियस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। दिस इज़ अ पॉइंट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अप्लाइड टू ऑल सैटेलाइट्स मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू। यही चीज़ जो है हमारी सैटेलाइट्स पे क्या होती है, अप्लाई होती है। जैसे कि हमारी सैटेलाइट्स दूर होती हैं तो ज़्यादा टाइम लेती हैं घूमने में, पास होती हैं तो जल्दी से यहाँ से बहुत जल्दी से चक्कर मारेगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों में घूमते घूमते, और यहाँ पे एकदम से निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो पूरा मॉडल आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखो पूरा मॉडल ये इस तरीके से है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे हमें सन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ प्लैनेट ही हैं, कुछ प्लैनेट ही हैं। तो भाई आप लोग ये चीज़ देखिएगा
कि यहाँ पे देखो T1 है, तो यहाँ पे मतलब R1 है, तो रेडियस दूर है ना यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम भी क्या लगेगा यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। और जैसे ये पास में आएगी यहाँ पे इस वाले में आप देखो ये पास में है, तो यहाँ पे टाइम कम लगने वाला है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद में क्या है, एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो दीज लॉ आर इम्पीरिकल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इम्पीरिकल मतलब कि इलिप्टिकल जो होता है शेप में, उस पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद में न्यूटन्स लेटर ड्राइव देम यूजिंग द लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल। इसको न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ का यूज़ करके बाद में ड्राइव करा था। फिर है केपलर्स लॉ आर इम्प्लीकेबल टू प्लैनेट्स। केपलर्स लॉ प्लैनेट्स के लिए भी है, मून्स के लिए है, सैटेलाइट्स के लिए है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली आप लोगों से कि केपलर्स लॉ किसके लिए नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यूनिट ऑफ आपको पूछे, यूनिट ऑफ केपलर्स लॉ की यूनिट्स क्या होती है इसके अंदर, तो आपको क्या बतानी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो कि एयर्स में होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड एयर्स 2 यूनिट्स होती हैं यार। आज फिर वही हो रहा है, 1 सेकंड वेट करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। उसके बाद में ये चीज़ है, देखो अब जो मैंने आप लोगों को लॉस पढ़ाए थे, 3 लॉ पढ़ाए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ की फर्स्ट लॉ आपका ये मतलब मेमोराइज़ कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, समराइज़ कर देता हूँ इसके अंदर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेफ के बारे में कहता है कि जो हमारा प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं भाई, वो इलिप्टिकल शेप में लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पीड के बराबर बताता है कि यहाँ पे जो है इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से इतनी दूर का भी इक्वल टाइम में कंप्लीट करेगा। थर्ड क्या है, आपको टाइम के बारे में बताता है कि जितने ज़्यादा मतलब रेडियस होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो तीनों को आप लोग इस तरीके से अपनी कॉपी में बना सकते हैं, तो इसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं आप लोगों को, तो देख लेना आपने इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लेना। देन उसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म होता है मेरा। अब बात करते हैं हम वेटलेसनेस, ठीक है। तो हमारा वेटलेसनेस टॉपिक है, ग्रेविटेशनल से रिलेटिव है। तो इसमें लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिल जाते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है इसके अंदर। तो यार इसके अंदर क्या बोलते हैं देखो, तो वेटलेसनेस क्या होता है, तो वेटलेसनेस इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन होती है वेयर अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट फील नो वेट बिकॉज देयर इज़ नो सपोर्ट फोर्स एक्टिंग ऑन देम, दे आर इन फ्री फॉल। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बट मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे एक कंडीशन होती है जहाँ पे एक इंसान या कोई ऑब्जेक्ट ना वेट फ्री मतलब क्या करता है, फील करता है कि जैसे मेरे मेरे अंदर कोई वेट ही नहीं है। क्यों क्यों करता है, क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। जैसे ये कोई बंदा है, ठीक है, अब आप लोगों को कभी मैं हाथ बांध के ऊपर से लटका दूँ, ठीक है, और नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, बहुत ऊंचे से लटका रखा है, तो क्या आपको फील नहीं होगा कि मेरा वेट कम हो गया या मैं बहुत वेटलेस हूँ? होगा नहीं होगा। जब तक आपका वेट मीजर कैसे होता है, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट मिलता है। आप जब ज़मीन पे होते हो आपको फील होता है कि हाँ हमारा ये वेट है। तो उसी तरीके से ज़मीन पे हो तभी तो वेट फील हो रहा है। अगर आपको मैं लटका दूँ तो आपको वेट फील नहीं होगा। ऐसे ही लिफ्ट के अंदर होता है, जब लिफ्ट जो आपकी तेज़ी से नीचे आती है तो आपको वेट फील नहीं होता, अपना वेटलेस फील हो जाता है। तो वही चीज़ है कि एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ ऑब्जेक्ट और पर्सन को वेटलेस फील होता है, वही होती है वेटलेसनेस, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में अब आप लोग देखिएगा इसके अंदर, देखो ये लिफ्ट है, यहाँ पे कंडीशन वेयर अ पर्सन ऑब्जेक्ट एंड फील नो वेट देयर इज सपोर्ट नो सपोर्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे आप लोग देखो जैसे कि ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट आपकी जब नीचे आती है, तो जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो आप भी नीचे जा रहे हो और आपकी लिफ्ट भी नीचे जा रही है जब लिफ्ट में आप लोग बैठे हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, क्योंकि वो सपोर्ट भी नीचे भाग रहा है और आप भी नीचे भाग रहे हो, तो आप ना यहाँ पे फ्री फॉल कर जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरा वेटलेस लग रहा है, आपको वेटलेस फील होगा, क्योंकि एकदम से देखो आप देखो वो जो आती है ना लिफ्ट, तो थोड़ी स्लो तरीके से आती है। अगर मैं लिफ्ट का केबल काट दूँ आप लिफ्ट में, तो धड़ाम से एकदम नीचे आएगी ना, एकदम से बहुत तेज़ नीचे आएगी। उस टाइम तो आप लगोगे कि हाँ मेरे अंदर तो वज़न है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना आप लोगों को क्या है ना, एक नीचे का फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बहुत तेज़ी से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अर्थ की जो हमारी जो ज़मीन है वो एकदम से अर्थ जो है अपनी तरफ को फोर्स लगाती है, दैट्स वाई आपको वेटलेस फील होता है।
ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉइड्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉइड्स का मतलब है जो हमारी अर्थ के बाहर रहते हैं, ठीक है, बर्थ के बाहर जाते हैं, सैटेलाइट्स को देखभाल करते हैं, तो वो फ्लॉट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि भाई फ्लॉट इसलिए करते हैं, अर्थ उनको अपनी तरफ खींचती है, बट उनको नीचे पैरों तरह कोई सपोर्ट नहीं होता ना। जब उनका पैर के नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं होता है तो उनको वेटलेस फील होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये रीज़न, यही आपको वेटलेस फील कराता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद में जैसे एस्ट्रोनॉट ऑन मून, अच्छा मून के अंदर ना ग्रेविटी होती है, मतलब कुछ तो ग्रेविटी होती है ना, मतलब मून पे जो है कम होती है, 1.1/6 होती है अर्थ के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे ना आपको वेट फील होगा, ठीक है, वेट फील होगा। क्यों? क्योंकि आप ना मून पे ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको, बट आपको एस्ट्रोनॉट जो होते हैं स्पेस के अंदर, यहाँ पे आपको वेटलेस फील होगा, पूरा वेटलेस फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ना सपोर्ट नहीं मिल रहा नीचे ज़मीन का, तो आप यहाँ पे हवा में उड़ रहे हो, ठीक है, और ग्रेविटेशन अपनी तरफ को पुश कर रही है। तो दैट्स वाई ये चीज़ आपको, अब आप लोग फ्लोट कैसे करते हो, है ना, कैसे करते हो? जैसे ये आपकी अर्थ है, देखो सिंपल सा आपको समझाऊँ, आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ यार, मैं एस्ट्रोनॉइड वगैरह ना हमारी अर्थ में आके क्यों नहीं गिरते भाई, क्यों इस तरीके से बाहर बाहर रहते हैं? द रीज़न इज़ भाई ये है कि ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ कहाँ पे? सूरज के पास में चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये अदर प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ से लग रहा है, सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है, दैट्स वाई आप फ्लोट कर रहे हो। और नीचे का भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी, तो आप ना ऊपर टंगे रहते हो। यहाँ पे फ्लोट मतलब कि आप ना लटके रहते हैं, इस वजह से आप गिरते नहीं हैं। यही रीज़न हमारी सैटेलाइट्स का है कि दोनों तरफ से जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ्री फॉल हो जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है, लटक जाती हैं, मतलब क्या है ना, स्पेस में लटक जाती हैं। आई होप कि समझ में आई होंगी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म, ठीक है। तो ये लेक्चर तो मैं कल ही कंप्लीट करा देता, आप लोगों से बोला था ना कि मतलब काफ़ी, मतलब कुछ काम आ गया था मुझे, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। अब मैं हाँ एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, मैंने एक पोल डाला था कि भाई लोग, आप लोगों को बताना है कि क्लास को कितने बजे मैं कराऊँ डेली। तो मैंने सबको सजेस्ट करने के बाद ये सोचा है कि क्लास आपको अब डेली शाम 7 बजे मिल जाया करेगी। क्योंकि देखो दिन में आप अपनी मैथ्स पे फोकस करो, रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, जीके करो, जो भी कुछ करना है, ठीक है जी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैं इतने मज़े से पढ़ाता हूँ ना, 10 से 15-20 मिनट की वीडियो आती है, लेटे लेटे भी कर लोगे रात में। तो शाम को 7 बजे डाला करूँगा वीडियो डेली, अब आपको मंडे से 7 बजे मिलेगी। और हाँ, वीडियो कब से कब तक आएगी? कब से कब? मंडे टू फ्राइडे आएगी भाई, सैटरडे संडे कोई वीडियो नहीं आएगी, उस दिन रिवीजन होगा। अब जो है 5 वीडियो डेली आएंगी हफ्ते में, ठीक है। तो टेंशन ना लें, पूरी तरीके से आप अगर डिपेंड हैं तो हो सकते हैं मेरे पे, ठीक है, लेक्चर्स को लेके। बाकी PYQ इंक्लूड करूँगा, उसके बाद मैं PYQ सीरीज़ भी कराऊँगा, ठीक है। बस आप लोगों का मुझे एक सपोर्ट चाहिए कि भाई कमेंट कर दिया करो, अगर आपको लगता है कि कंटेंट वैल्यूएबल है तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, 7 बजे आपको क्या है, डेली वीडियो मिलेगी। और दूसरी चीज़ आपको देखो, जो क्लास नोट की PDF है, ये जो PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ से आप PDF से भी पढ़ सकते हैं अपना आराम से। तो PDF आपको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ आपको मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने ज्वाइन नहीं करा है जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अच्छे से मस्त अपनी पढ़ाई करो, बाकी और सब्जेक्ट पे भी फोकस करो। देखो साइंस की इतनी टेंशन मत लो, टाइम काफ़ी है, साइंस में इतनी बढ़िया बेहतरीन करा दूंगा ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं करना है भाई, पता है। लिमिटेड चीज़ों से सिलेक्शन होता है, टीचर्स और लोग आपको बाबला बना रहे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैंने आपको सिंपल बताया, मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, मेरी वीडियो देख लो, उसके बाद जो मैं PYQ करा रहा हूँ वो कर लो, उसके बाद में अब कुछ नहीं करना है, बस NCERT भैया खुद से पढ़ लेना अपने आप तुम, ठीक है। लास्ट में आपको NCERT करना है, NCERT के साथ में अपना इन नोट्स को रिवाइज करते रहना, PYQ लगाते रहना। गारंटी कह रहा हूँ कि आपके 25 में से ना 22-23 नंबर तो कहीं नहीं गए, 20 से नीचे तो आ ही नहीं सकते, 22-23-24 नंबर तक आप स्कोर करोगे अच्छे से। और आप लोग बताओगे कि भैया सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी वीडियो से फंसे हैं, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है, देखना तुम।
बाकी अपनी मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखना कि अब आपको डेली 7 बजे PM, रात को 7 बजे आपको शाम को वीडियो अपलोड हो जाया करेगी डेली। आपको टेंशन नहीं लेनी है अब, साइंस की आपकी टेंशन ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अरे यार, क्वेश्चंस को ना PDF PPT में लगाना भूल गया था, तो अलग से इनको ऐड करा, एक बार इनको नज़र मार लेना, ठीक है। तो केपलर्स लॉ के अंदर जो मैंने पढ़ाया था वो क्वेश्चंस हैं आपके AWTPO में आ रखा था ये क्वेश्चंस। तो इसको क्वेश्चन को देखो, दो केपलर्स लॉ बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटा कंपाइल वाई, मतलब किसने इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके कंपाइल करा था, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दिखवाया था, क्या था, ट्रैको बिरा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, PYQ से रिलेटेड ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये आप क्वेश्चन को सर्च करके देखना गूगल पे, और ये TPO में ही आया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द केपलर्स लॉ ऑफ एरिया इज़ रिलेटेड टू, मतलब जो एरिया ऑफ लॉ है रिलेट करता है, किससे रिलेटेड करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करता है, जो कि मैंने एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है मोशन के अंदर। तो आप देख लेना, आपको पता होगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैं अलग से ऐड नहीं कर पाया ना स्लाइड। बाकी आपके और क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो डिटेल में समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर देन व्हेन दे आर फर्दर फ्रॉम द सन व्हेन दे आर नियरेस्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ एरिया के अंदर ये होता है ना, दूर होता है तो टाइम कम ज़्यादा लगता है, कम